पुराने जमाने की बात है। एक प्रतापी राजा के महल में एक जादुई बाग था। उस बाग में सबसे अनमोल चीज थी सोने के सेबों वाला पेड़। राजा ने इसकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए थे। एक दिन जब मंत्री ने सेब गिने तो उसमें से एक सेब गायब था। तभी मंत्री दौड़ता हुआ राजा के पास आया और बोला, महाराज, गजब हो गया। आज जब मैंने सोने के सेब गिने तो उनमें से एक सेब कम है। क्या ये कैसे मुमकिन है? इतने पहरेदारों के बावजूद चोरी? मंत्री, पहरेदारों को बुलाओ। कुछ देर बाद पहरेदार आए। पहरेदार, तुम्हारी आंखों के सामने से सोने का सेब गायब हो गया और तुम्हें कानों कान खबर तक नहीं हुई। क्या तुम सब सो रहे थे? क्षमा करें महाराज, हम रात भर जाग रहे थे। हमने किसी को भी बाग के पास आते नहीं देखा। हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि वो सेब कहाँ गया। तुम्हारी लापरवाही की कोई माफी नहीं है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो अंजाम बुरा होगा। मैं ऐलान करता हूँ कि जो कोई भी इस चोर को पकड़ेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तभी वहां उपस्थित बड़ा राजकुमार राजा से बोला, पिताजी, आप चिंता ना करें। आज की रात मैं खुद बाग में पहरा दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन सा चोर है जो हमारी सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। मैं उसे पकड़कर आपके सामने पेश करूंगा। शाबाश पुत्र, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ, आज रात बाग की जिम्मेदारी तुम्हारी है। रात हुई। राजकुमार पहरा देने लगा, लेकिन बड़े राजकुमार का घमंड काम न आया। पहरे पर बैठने के 2 घंटे बाद ही उसे गहरी नींद आ गई। सुबह जब सेब गिने गए तो एक और सेब गायब था। तभी अगले दिन मंझला राजकुमार राजा के पास आया और बोला कि वो यह गलती नहीं दोहराएगा। पिताजी, बड़े भाई से चूक हो गई होगी, लेकिन मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। आज रात मैं पहरा दूंगा और उस चोर को रंगे हाथों पकड़ूंगा। ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो, पर ध्यान रहे चोर बहुत चालाक है। अगली रात मंझला राजकुमार पहरा देने लगा, लेकिन नियति ने फिर वही खेल खेला। मंझले राजकुमार को भी नींद आ गई और तीसरी रात तीसरा सेब चोरी हो गया। और सुबह होते ही राजा की चिंता अब और बढ़ने लगी। पूरा दरबार उदास था। तभी सबसे छोटा राजकुमार, जिसे राजा मूर्ख समझते थे, वो आया और बोला, पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आज रात मैं चोर को पकड़ने की कोशिश करना चाहता हूँ। तुम क्या समझते हो कि तुम कामयाब हो जाओगे? तुमसे बड़े और समझदार भाई असफल हो चुके हैं। तुम जाओ और अपना काम करो, यहाँ वक्त बर्बाद मत करो। महाराज, माना कि मैं छोटा हूँ, पर मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी आंखों की पलकें तक नहीं झपकने दूंगा। ठीक है, जब तुम मान ही नहीं रहे तो जाओ, देखूं तुम क्या करिश्मा करते हो। रात हुई और अब छोटा राजकुमार पहरा देने लगा। तभी एक सोने की चिड़िया उड़कर आई और सेब तोड़ने लगी। तो तुम हो वो चोर, इतनी सुंदर और सुनहरी। मेरा दिल तुम्हें मारने का नहीं कर रहा, पर पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। तभी जैसे ही चिड़िया सेब तोड़ती है, राजकुमार तीर चलाता है, लेकिन चिड़िया उड़ गई और तभी उसका एक पंख गिर जाता है। सुबह होते ही छोटा राजकुमार चिड़िया का पंख लेकर राजा के पास दरबार में गया। पिताजी, ये चोर कोई मनुष्य नहीं, बल्कि एक सोने की चिड़िया थी। क्या सोने की चिड़िया? क्या तुमने उसे मारने की कोशिश नहीं की? वह उड़ गई और उसी समय उसका ये पंख जमीन पर गिरा। इतना सुंदर पंख, वो भी सोने का। मुझे वो सुंदर चिड़िया चाहिए। तुम में से कोई उसे ढूंढ सकता है क्या? पिताजी, सबसे पहले मैं उस चिड़िया को ढूंढने जाऊंगा। अगले दिन राजा के आदेश पर बड़ा भाई चिड़िया की खोज में निकल गया और कुछ दूर जाने के बाद जंगल में उसे लोमड़ी मिली।
राजकुमार रुको, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आगे 2 सराय मिलेंगी, तुम बद्दी वाली में रुकना, तभी चिड़िया मिलेगी। एक जंगली जानवर मुझे रास्ता दिखाएगा। हट यहाँ से, तेरी सलाह की मुझे जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही लोमड़ी वहां से चली जाती है। और राजकुमार सजी धजी सराय में जाकर रुक जाता है और सब भूल जाता है। अगले दिन जब बड़ा राजकुमार नहीं लौटा, तब मझला राजकुमार भी चिड़िया की खोज में उसी रास्ते से गुजरा। राजकुमार, अपने बड़े भाई की तरह गलती मत करना, मामूली सराय में रुकना, वरना भटक जाओगे। चुप रह बदसूरत लोमड़ी, हम राजघराने के लोग हैं। हम आलीशान महलों में रुकते हैं, कचरे जैसी सरायों में नहीं। तभी वो भी लोमड़ी की बात अनसुनी करके सजे धजे वाली सराय में जाकर ठहर गया। अगले दिन जब मझला राजकुमार भी नहीं लौटा, तब छोटा राजकुमार भी चिड़िया की खोज में निकल गया। अंत में छोटा राजकुमार लोमड़ी से मिलता है। राजकुमार, क्या तुम भी मुझ पर तीर चलाओगे? नहीं मित्र, तुम बेजुबान हो और मुझे लगता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम दयालु हो, मेरी सलाह मानो। आगे चमक धमक वाली सराय को छोड़ पुरानी सराय में रुकना, तुम्हारी सफलता वही छुपी है। ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। चलो मेरे पीछे पीछे, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा देती हूँ। जहाँ बड़े भाइयों ने अहंकार में आकर लोमड़ी का अपमान किया, वहीं छोटे राजकुमार ने विनम्रता दिखाई और लोमड़ी के साथ पुरानी सराय में चल गया। सराय में रात बिताने के बाद छोटा राजकुमार सुबह सुबह अपनी यात्रा पर निकलता है। कुछ ही दूर जाने पर उसे झाड़ियों के पीछे से वही लोमड़ी बाहर आती हुई दिखती है। सुप्रभात राजकुमार, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी सलाह मानी और उस पुरानी सराय में रुके। तुम्हारी यही समझदारी तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। क्या तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? सुप्रभात मित्र। हाँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। बस अब तुम मुझे रास्ता बताओ कि वो सोने की चिड़िया मुझे कहाँ मिलेगी। मैं उसे जल्द से जल्द अपने पिता के पास ले जाना चाहता हूँ। धीरज रखो राजकुमार, अब जो मैं कह रही हूँ उसे अपने दिमाग में पत्थर की लकीर बना लो। यहाँ से तुम बिल्कुल सीधे जाओ। कुछ कोस चलने के बाद तुम्हें एक बहुत विशाल किला दिखाई देगा। पर वहाँ तो पहरेदार होंगे, सेना होगी। मैं अकेला उनके बीच कैसे घुस पाऊंगा? यही तो जादू है। जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो देखोगे कि सभी सिपाही गहरी नींद में सो रहे हैं। तुम्हें उनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम बेधड़क उनके बीच से निकलकर किले के सबसे खास कमरे में चले जाना। और चिड़िया, वो कहाँ होगी? उस कमरे में तुम्हें वो सुनहरी चिड़िया एक लकड़ी के मामूली पिंजरे में बंद मिलेगी। उसके पास ही सोने के सेब भी रखे होंगे, जिन्हें पहचान कर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि यही वो चोर है। लकड़ी का पिंजरा? इतनी कीमती चिड़िया के लिए लकड़ी का पिंजरा? यही सबसे जरूरी बात है राजकुमार। उस लकड़ी के पिंजरे के ठीक बगल में एक बहुत ही खूबसूरत सोने का पिंजरा रखा होगा, जिसमें हीरे मोती जड़े होंगे। तुम्हारा मन ललचाएगा, तुम्हें लगेगा कि चिड़िया को सोने के पिंजरे में होना चाहिए। लेकिन मेरी बात याद रखना, चिड़िया को भूलकर भी उस सोने के पिंजरे में मत डालना। पर क्यों? सोने का पिंजरा तो ज्यादा अच्छा है ना? सवाल मत करो, बस इतना जान लो कि अगर तुमने उसे लकड़ी के पिंजरे से निकाला तो तुम बहुत पछताओगे। उसे लकड़ी के पिंजरे सहित उठाना और चुपचाप बाहर निकल आना। क्या तुम मेरा ये वादा निभाओगे? मैं वादा करता हूँ मित्र, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। लकड़ी का पिंजरा ही सही, मैं सोने के पिंजरे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बहुत अच्छे, अब समय बर्बाद मत करो, आओ मेरे पीछे। मैं तुम्हें शॉर्टकट रास्ते से उस किले तक पहुंचा देती हूँ। तभी राजकुमार लोमड़ी के पीछे चल दिया और चलते चलते शाम हो गई और उस किले तक ले गई जहाँ सोने की चिड़िया थी। राजकुमार धड़कते दिल के साथ किले के भीतर दाखिल हुआ, जहाँ सभी सिपाही बेसुध सो रहे थे। राजकुमार अंदर गया और उस कमरे में पहुंचा
जहाँ चिड़िया थी। चिड़िया को देखते ही वो पहचान गया कि यही वो चोर है। ये चिड़िया तो कितनी सुंदर है। इतनी सुंदर चिड़िया लकड़ी के पिंजरे में अच्छी नहीं लग रही। इसे सोने के पिंजरे में बंद करके पिताजी के पास ले चलता हूँ। राजकुमार लोमड़ी की बात भूलकर जैसे ही चिड़िया को सोने के पिंजरे में डालने की कोशिश करता है, तभी चिड़िया जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ, कोई चोर हमें चुराने आया है। इतना सुनते ही सिपाही दौड़कर आए और राजकुमार को पकड़ लिए। और सुबह होते ही राजा के पास ले गए। तो तुम हो वो मामूली चोर। मेरी कड़ी सुरक्षा को भेद कर तुम मेरी सुनहरी चिड़िया चुरा रहे थे। महाराज, मैं कोई साधारण चोर नहीं हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ और अपने पिता के आदेश पर यहाँ आया था। राजकुमार? एक राजकुमार चोरी नहीं करता। तुमने मेरी चिड़िया को छूने का दुस्साहस किया है, जिसकी सजा केवल मृत्यु है। मुझसे भूल हुई महाराज। मैं सोने के पिंजरे के लोभ में आ गया था। कृपया मुझे एक अवसर दें। मैं अपराधी नहीं हूँ। अपराधी अपनी सफाई में यही कहते हैं। सैनिकों, इसे ले जाओ और कल सुबह सूरज उगने से पहले इसे फांसी पर चढ़ा दो। ठहरिए महाराज, क्या एक राजा की शोभा किसी की जान लेने में है? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे मैं अपना गुनाह माफ करा सकूं? रास्ता तो है, पर वो तुम्हारी जान बचाने से कहीं ज्यादा कठिन है। क्या तुम मौत से लड़ने का साहस रखते हो? मैं अपने सम्मान और अपने पिता के वचन के लिए कुछ भी करूंगा। आप बस आज्ञा दें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ से कुछ दूर एक सुल्तान का राज्य है। उसके पास एक जादुई सोने का घोड़ा है। क्या तुम उसे ला सकते हो? सोने का घोड़ा? वह तो दुनिया की सबसे दुर्लभ चीज है। क्या उसे लाने पर आप मुझे और चिड़िया को छोड़ देंगे? हाँ, अगर तुम वो घोड़ा मुझे ला कर दो तो मैं तुम्हें चिड़िया भी दूंगा और सम्मान के साथ विदा भी करूंगा। मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। मैं वह घोड़ा लेकर आऊंगा, पर अगर मैं असफल रहा तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। याद रखना लड़के, अगर खाली हाथ लौटे तो मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन का इंतजार करेगी। जाओ। राजा ने उसे सोने का घोड़ा लाने की शर्त पर छोड़ने को कहा। राजकुमार गर्दन झुकाए दुखी मन से किले के फाटक से बाहर निकलता है। झाड़ियों से लोमड़ी बाहर आती है। क्यों राजकुमार, कैसा रहा राजा का आतिथ्य? क्या तुम्हें सोने का पिंजरा और चिड़िया मिल गई या केवल जंजीरें मिली? मित्र, मुझे ताना मत मारो। मेरी मूर्खता ने मुझे मौत के करीब पहुंचा दिया था। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने पहले ही कहा था कि लालच मत करना। अब ये उदासी कैसी? क्या राजा ने तुम्हें सच में आजाद कर दिया है? नहीं, उसने एक और भी असंभव शर्त रख दी है। अब मुझे सुल्तान के अस्तबल से सोने का घोड़ा लाना होगा। सोने का घोड़ा? वो तो चिड़िया से भी ज्यादा खतरनाक काम है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोबारा सफल हो पाओगे? मुझे नहीं पता मित्र, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। क्या तुम इस बार भी मेरा साथ छोड़ दोगी या मेरी मदद करोगी? तुम्हारी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। चलो, अपनी आंखें पोंछो और मेरे पीछे चलो। क्या तुम अब भी मेरी मदद करोगी? मैंने तो तुम्हारा अपमान किया था और तुम्हारी सलाह को ठुकरा दिया था। दोस्ती गलतियों से बड़ी होती है राजकुमार। बस इस बार अपनी अकल मत चलाना। चलो, सुल्तान का राज्य अभी बहुत दूर है। तभी राजकुमार लोमड़ी के पीछे चल देता है। लोमड़ी की मदद से राजकुमार रात होते ही दूसरे किले तक पहुंचता है। जाओ राजकुमार, यही वो किला है जहाँ पर तुमको सोने का घोड़ा मिलेगा। मेरी एक बात याद रखना, वहाँ पर एक चमड़े का जीव होगा। वही घोड़े पर रखना और लेकर चले आना। अब बगल में एक सोने की जिन होगी, उसे छूना भी मत। तभी वो अंदर जाता है और वहाँ वह सोने के घोड़े को देखकर दंग रह जाता है। वाह, कितना अद्भुत घोड़ा है। इसकी चमक तो सूरज को भी मात दे रही है। तभी उसकी नजर पुरानी और सोने की जीन पर पड़ती है। लोमड़ी ने तो पुरानी चमड़े की जीन कही थी, पर क्या ये इस महान घोड़े का अपमान नहीं होगा? इस सोने के घोड़े पर तो ये हीरे मोतियों वाली जीन ही सजेगी।
शायद लोमड़ी को इस सुंदरता का अंदाजा नहीं था। तभी जैसे ही वो सोने की जीन घोड़े पर रखता है, घोड़ा जोर से हिनहिनाता है और सिपाही जाग जाते हैं। ठहरो, हाथ ऊपर करो। तुम कौन हो और हमारे अस्तबल में क्या कर रहे हो? मैं तो बस इस घोड़े को देख रहा था। देख रहे थे या इसे चुराने की साजिश रच रहे थे? देखो, इसके हाथ में सोने की जीन है। ये मामूली चोर नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। अब जो कहना है राजा के सामने कहना। सुबह होते ही सैनिक उसे राजा के पास लेकर गए। कौन हो तुम और ये क्या करने आए थे? महाराज, मैं केवल आपका घोड़ा देख रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा घोड़ा चुराने की? महाराज, मुझे एक मौका दो अपनी सफाई देने का। ठीक है, ध्यान से सुनो। तुमने मेरे अस्तबल की पवित्रता भंग की है, पर मुझे एक राजकुमारी की तलाश है जो सोने के महल में रहती है। अगर तुम उसे यहाँ लाओ तो मैं तुम्हें अपना सुनकर घोड़ा तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें सम्मान सहित विदा करूंगा, और नहीं ला पाए तो फांसी का फंदा तैयार है। राजकुमार अपनी जिद और दिखावे की चाहत के कारण एक के बाद एक मुसीबतों में फंसता जा रहा था। उसे लगा था कि वो चीजों को बेहतर बना रहा है, पर असल में वो लोमड़ी की बुद्धिमानी का अपमान कर रहा था। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस राजकुमारी को लाना जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। तभी राजकुमार दूसरे राजा के दरबार से छूटकर बाहर आता है, जहां लोमड़ी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमार का चेहरा उतरा हुआ था। क्यों राजकुमार, सोने की जिन बहुत भारी पड़ गई ना? मैंने कहा था कि दिखावे में मत पड़ना, पर तुमने फिर वही गलती की। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मित्र। अब राजा ने मुझे सोने के महल की राजकुमारी को लाने भेजा है। अगर मैं उसे नहीं ले गया तो मेरी जान चली जाएगी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं अब भी तुम्हारा साथ दे रही हूँ। चलो चलो मेरे पीछे, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। पर याद रखना, राजकुमारी से हाथ मिलाते ही वो साथ चलेगी। उसे वापस महल में मत जाने देना। वो अपने माता पिता से मिलने की मिन्नतें करेगी, पर तुम पिघलना मत। कुछ देर चलने के बाद वो राजकुमारी के घर के पास पहुंचे और घर के बाहर खड़ा होकर राजकुमार राजकुमारी का बाहर आने का इंतजार करने लगा। और जैसे ही राजकुमारी बाहर आई, राजकुमार ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। राजकुमारी, आप मेरे साथ चलिए। मुझे आपको अपने साथ ले जाना होगा। हे सुंदर राजकुमार, जैसे ही तुमने मुझे छुआ, मेरा मन तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो गया। मैं तुम्हारी दासी बनने को भी तैयार हूँ, पर मेरी एक छोटी सी विनती सुन लो। कहिए राजकुमारी, क्या बात है? मुझे बस एक बार अपने माता पिता से विदा ले लेने दो। मैं उनसे मिले बिना ऐसे कैसे जा सकती हूँ? क्या तुम मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं करोगे? लोमड़ी ने मुझे सख्त चेतावनी दी है। आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। क्या तुम इतने कठोर हो? क्या तुम एक बेटी को उसके माता पिता से आखिरी बार मिलने भी नहीं दोगे? अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं यहीं तड़प तड़प कर प्राण दे दूंगी। नहीं नहीं, रोइए मत। आपकी आंखों में आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। ठीक है, जाइए। तभी राजकुमारी के महल में घुसते ही खतरे की घंटी बज गई और पहरेदार आए और राजकुमार को पकड़कर राजा के सामने लाए। पहरेदार, ये कौन दुस्साहसी है जिसने मेरी पुत्री का हाथ पकड़ने की जुर्रत की? महाराज, ये बाहर छिपा हुआ था। इसने राजकुमारी को बहला फुसलाकर ले जाने की कोशिश की। हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। इतनी बड़ी गुस्ताखी! एक अजनबी मेरे महल की राजकुमारी को चुरा ले जाए। सैनिकों, इसे ले जाओ और कल सुबह होते ही फांसी पर लटका दो। मुझे इसकी कोई सफाई नहीं सुननी। महाराज, दया करें, मैं कोई अपहरणकर्ता नहीं हूँ। मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। मेरी जान बख्श दीजिए। तुम्हारी जान बच सकती है, पर एक शर्त पर। वो विशाल पहाड़ जो मेरे किले के सामने खड़ा है, इसने मेरे महल की सुंदरता और ताजी हवा रोक रखी है। अगर तुम 8 दिनों के भीतर उस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो मैं ना सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि राजकुमारी का विवाह भी तुमसे कर दूंगा।
8 दिन में इतना बड़ा पहाड़? तो फिर फांसी के लिए तैयार रहो, चुनाव तुम्हारा है। ठीक है महाराज, जैसा आप कहे। राजकुमार एक बार फिर अपनी भावनाओं में बहकर फंस चुका था। एक छोटी सी कुदाली लेकर वो उस विशाल पहाड़ के सामने खड़ा था, जिसे हजारों मजदूर सालों में भी नहीं हटा सकते थे। वो अपनी किस्मत और लोमड़ी की अनसुनी की गई बातों पर रो रहा था। कुछ देर बाद राजकुमार पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे उसे पहाड़ खोदते हुए 7 दिन बीत चुके थे। राजकुमार के हाथों में छाले पड़ गए थे और वो थकान से चूर होकर सर झुकाए बैठा था। तभी उसे एक जानी पहचानी आहट मिली। क्यों राजकुमार, इस नन्ही सी कुदाली से क्या तुम हिमालय को हिलाने चले थे? तुम्हारे चेहरे की धूल बता रही है कि तुमने अपनी हार मान ली है। मित्र, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी मूर्खता और जिद की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने हर बार तुम्हारी सलाह ठुकराई और देखो, आज मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। तुम्हें तड़पते हुए देखकर मुझे दया आ गई। जाओ, तुम सो जाओ। आज की रात ये पहाड़ तुम्हारी समस्या नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। पर तुम अकेले ये कैसे करोगी? अब सवाल मत करो, बस सो जाओ और याद रखना, इस बार जो मैं कहूंगी वही आखिरी सच होगा। अगली सुबह जब राजा सोकर उठा और देखा तो वो दंग रह गया। जहाँ कल तक विशाल पहाड़ था, वहाँ अब दूर तक खुला मैदान और हरियाली थी। सैनिकों, देखो, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? वो पहाड़ कहाँ गया? उस अजनबी नौजवान को फौरन मेरे सामने लाओ। कुछ देर बाद राजकुमार को राजा के दरबार में लाया गया। मैंने सोचा था तुम कल सुबह फांसी के फंदे पर होगे, पर तुमने तो इतिहास रच दिया। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। आज ही तुम्हारा विवाह मेरी पुत्री से होगा। उसी दिन राजकुमार की शादी राजकुमारी से करा दी गई। और विदा के समय राजकुमारी अपने पिता के गले लगकर रो रही है, पर उसकी आंखों में राजकुमार के लिए प्रेम भी है। पिताजी, आपने एक बहादुर इंसान को अपना दामाद चुना है। मुझे खुशी है कि मैं उनके साथ जा रही हूँ। बेटी, इस नौजवान ने वो कर दिखाया जो कोई सेना नहीं कर सकती थी। जाओ, खुश रहो। राजकुमार, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं इसे अपने प्राणों से बढ़कर चाहूंगा। कुछ देर बाद दोनों को विदा किया गया। और जैसे ही वे महल से दूर निकले, राजकुमार शांत और गंभीर था। राजकुमार, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या आप मुझसे विवाह करके खुश नहीं हैं? नहीं राजकुमारी, ऐसी बात नहीं है। मैं बस उस लोमड़ी के बारे में सोच रहा हूँ, जिसने मेरा साथ तब दिया जब पूरी दुनिया ने मेरा हाथ छोड़ दिया था। बिना उसके मैं आपके योग्य भी ना होता। कुछ देर बाद वहां लोमड़ी आई और बोली, बधाई हो, जोड़ी बहुत सुंदर है। पर क्या तुम सिर्फ पत्नी को लेकर घर जाओगे? वो घोड़ा और वो चिड़िया अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पर मित्र, अब मैं उन्हें कैसे हासिल करूं? मैं तो राजकुमारी को उस दूसरे राजा को सौंपने का वादा कर चुका हूं। हाँ मित्र, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। तुम्हारी हर सलाह मेरे लिए आदेश है। राजकुमार अब एक बदला हुआ इंसान था। उसने लोमड़ी की जादुई शक्ति और सही सलाह की ताकत को पहचान लिया था। अब वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, जहां उसे न केवल अपनी पत्नी को बचाना था, बल्कि उन सभी चीजों को हासिल करना था जिनकी खोज में वो निकला था। अगले दिन राजकुमार राजकुमारी को लेकर किले में पहुंचता है। राजा राजकुमारी को देखकर खुशी से पागल हो जाता है। अद्भुत, तुम वाकई उसे ले आए। वादे के मुताबिक ये सोने का घोड़ा आज से तुम्हारा हुआ। धन्यवाद महाराज। मैं विदा लेने से पहले एक बार इस घोड़े पर सवारी करना चाहता हूँ। जरूर, क्यों नहीं। तुम इस पर सवार होकर अपनी खुशी जाहिर कर सकते हो। कुछ देर बाद राजकुमार घोड़े पर बैठता है। अंत में वो राजकुमारी के पास पहुंचता है और राजकुमारी का हाथ पकड़कर खींच लेता है और घोड़े को लेकर भाग जाता है।
तभी राजकुमार राजकुमारी और घोड़े को लेकर लोमड़ी के पास पहुंचा। बहुत अच्छे राजकुमार, अब आखिरी दाव। इस घोड़े को देखकर चिड़िया वाला राजा पिघल जाएगा। बस पिंजरा हाथ में आते ही रुकना मत। अगले दिन वो राजकुमारी को लोमड़ी के पास छोड़कर और सोने का घोड़ा लेकर चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचता है। महाराज देखिए, मैं आपके लिए सोने का घोड़ा लाया हूँ, पर इसे देने से पहले मैं चिड़िया को अपने हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ कि क्या ये वही चोर है। क्यों नहीं, ये लो पिंजरा, अब ये घोड़ा मेरा हुआ। नहीं महाराज, अब ये घोड़ा और चिड़िया दोनों मेरे हुए। राजकुमार पिंजरा छीनकर घोड़े को तेजी से दौड़ा देता है। राजा और दरबारी बस धूल देखते रह जाते हैं। कुछ देर बाद राजकुमार लोमड़ी के पास पहुंचा। मित्र, आज तुम्हारी वजह से मेरे पास सब कुछ है, सुंदर पत्नी, सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया। मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा। राजकुमार, अगर तुम सच में इनाम देना चाहते हो तो अपना धनुष उठाओ और एक तीर चलाकर मुझे मार डालो। पागल हो गई हो क्या? मैं अपनी जान दे सकता हूँ, पर अपने उपकारी को तीर नहीं मार सकता। कोई और इनाम मांगो। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो रहने दो, पर जाते जाते मेरी 2 बातें गांठ बांध लो। कभी कुएं की मुडेर पर मत बैठना और कभी फांसी पाने वाले अपराधियों पर पैसा बर्बाद मत करना। ये कैसी अजीब बातें हैं? कुएं पर बैठने से क्या होगा? और अपराधी, भला मैं उनकी मदद क्यों करूंगा? तुम बहुत रहस्यमयी हो रही हो। वक्त आने पर सब समझ जाओगे। अब जाओ, अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। अलविदा। लोमड़ी अपनी उदास आंखें लिए झाड़ियों की ओर चली गई। राजकुमार और राजकुमारी सोने का घोड़ा और चिड़िया लेकर अपने राज्य की ओर बढ़ चले। राजकुमार मन ही मन लोमड़ी की अजीब चेतावनियों पर हंस रहा था। राजकुमार सोने के घोड़े पर अपनी पत्नी के साथ गांव पहुंचता है, जहां भीड़ जमा थी। भाइयों, यहाँ इतना शोर क्यों है? आप लोग इन 2 आदमियों को फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हैं? राजकुमार, ये दोनों बहुत ही दुष्ट हैं। इन्होंने जुए में सारा धन हार दिया, लोगों से कर्ज लिया और उसे चुकाया नहीं। इन्होंने हमारे गांव की शांति भंग की है, इसलिए इन्हें मौत की सजा दी जा रही है। अरे, ये तो मेरे बड़े भाई हैं। मुखिया जी, इन्हें छोड़ दीजिए। इन्होंने जो भी कर्ज लिया है वो मैं चुकाऊंगा। ये लीजिए सोने की मोहरें, पर इनकी जान बख्श दीजिए। अगर आप इनका सारा उधार चुकाने को तैयार है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। भाइयों को छुड़ाने के बाद सब जंगल की ओर बढ़ते हैं। छोटे भाई, तुमने हमारी जान बचाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। देखो, सामने ठंडा कुआं है, क्यों ना यहाँ थोड़ा विश्राम करें और पानी पी लें? राजकुमार, मुझे यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा। चलिए जल्दी महल चलते हैं। अरे प्रिय, डरो मत, भाई साथ हैं, अब कोई खतरा नहीं। मैं बस इस कुएं की मुडेर पर बैठकर थोड़ी ताजी हवा ले लूं, फिर हम निकलेंगे। तभी राजकुमार जैसे ही बैठता है, दोनों भाई उसे धक्का दे देते हैं और वो कुएं में गिर जाता है। नहीं, ये क्या किया आपने? वो आपका अपना भाई है। चुप रहो राजकुमारी, अब से ये घोड़ा, ये चिड़िया और तुम सब हमारे हो। राजा को हम कहेंगे कि ये सब हम लाए हैं। अगले दिन दोनों भाई घोड़ा और चिड़िया और राजकुमारी को लेकर महल पहुंचकर राजा से बोले, पिताजी देखिए, हम आपकी चिड़िया ले आए, और सिर्फ चिड़िया ही नहीं, ये सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी हमारी बहादुरी का इनाम है। शाबाश मेरे शेरों, मुझे पता था कि मेरे बड़े बेटे ही ये काम कर सकते हैं, पर वो छोटा कहाँ है? वो तो कहीं रास्ते में ही भटक गया होगा। हमने तो उसकी बहुत तलाश की, पर वो मिला ही नहीं। और इधर छोटा राजकुमार कुएं के अंधेरे में बैठा अपनी गलती पर रो रहा था। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। लोमड़ी ने चीख चीख कर कहा था कि कुएं पर मत बैठना और फांसी वालों की मदद मत करना। मैंने अपने भाइयों को बचाया
और उन्होंने ही मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। तभी कुएं के मुंह पर लोमड़ी दिखती है। क्या हाल है राजकुमार? पानी ठंडा है या तुम्हारी अक्ल अब ठिकाने आई है? मित्र, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने फिर तुम्हारी बात नहीं मानी। अब मैं यहाँ मर जाऊंगा। मेरे भाई राजकुमारी को ले गए। तुम सुधरोगे नहीं, पर मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। उसके बाद लोमड़ी ने राजकुमार को कुएं से बाहर निकाला। लेकिन एक बात याद रखना, महल में तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन बने बैठे हैं, इसलिए संभल कर जाना। ये क्या हो रहा है? जब से ये चिड़िया और घोड़ा आए हैं, इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। राजकुमारी की आंखों के आंसू नहीं थम रहे। क्या मेरे बेटों ने मुझसे कोई झूठ बोला है? उधर छोटा राजकुमार राजमहल में प्रवेश कर चुका था। ये क्या चमत्कार है? जो घोड़ा हफ्तों से भूखा था, वो आज खुशी से हिनहिना रहा है। और वो सोने की चिड़िया, उसके स्वर इतने मधुर पहले कभी नहीं थे। महाराज, वो चमत्कार में ही है, वो सच की वापसी है। मेरा सच्चा राजकुमार लौट आया है। बेटी, तुम क्या कह रही हो? राजकुमार तो यहाँ मेरे सामने है। नहीं महाराज, ये दोनों धोखेबाज हैं। इन्होंने अपने भाई को कुएं में धकेल दिया और आपकी आंखों में धूल झोंकी। असली विजेता वो है जो हमारे पास खड़ा है। और कुछ देर बाद वो राजमहल में पहुंचा। हाँ पिताजी, राजकुमारी सच कह रही हैं। मेरे भाइयों ने न केवल मेरे साथ बल्कि आपके विश्वास के साथ भी घात किया है। मेरे प्रिय पुत्र, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें मूर्ख समझा, पर तुम तो सबसे बहादुर निकले। और तुम दोनों, तुमने लालच में भाई का खून करना चाहा। अभी इसी वक्त मेरे राज्य से निकल जाओ। तुम मेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हो। उसी दिन से राजा ने अपने दोनों बड़े बेटे को राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार महल में राजकुमारी के साथ रहने लगा। राजकुमार, आपने बहुत कष्ट सहे हैं। अब हम साथ हैं। पर क्या आप अब भी उस लोमड़ी के बारे में सोचते हैं? राजकुमारी, बिना उसके मैं आज जीवित न होता। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। न जाने वो किस हाल में होगी। अगले दिन राजकुमार लोमड़ी को खोजते हुए जंगल में निकल गया। उसने बहुत देर खोजा, लेकिन लोमड़ी नहीं मिली। तभी वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां शांति ही शांति थी और संत रामपाल जी बैठे थे। महाराज, मैं आपके शरण में आया हूँ। मैं एक लोमड़ी की खोज में हूँ जिसने मेरी बहुत मदद की है। बेटा, धैर्य रखो, तुम्हें वो लोमड़ी मिल जाएगी। साहिब, अब आप ही हमें उस लोमड़ी तक पहुँचने का रास्ता दिखा सकते हैं। कृपया मुझे बताएं, आखिर वो लोमड़ी मुझे कहाँ मिलेगी? बेटा, ध्यान से सुनो मेरी बात। जिसे तुम लोमड़ी समझ रहे हो और उसने तुम्हारी मदद की, असल में वो लोमड़ी नहीं, वो एक राजकुमार है जो कभी तुम्हारी पत्नी का भाई था। ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज, एक लोमड़ी राजकुमार कैसे हो सकती है? क्या वो सच में मेरी पत्नी का भाई है? हाँ बेटा, उसको श्राप मिला है और श्राप के कारण वो राजकुमार से लोमड़ी के रूप में अभी तक है। महाराज, आखिर कोई तो रास्ता होगा जिससे वो फिर से राजकुमार के रूप में हो सके। हाँ, एक रास्ता है। अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसकी मदद उस लोमड़ी ने की हो, अगर वो इंसान उस लोमड़ी पर तीर चलाकर मारे, तो वो वापस अपने मनुष्य रूप में बदल जाएगी। महाराज, उसने मेरी मदद की है। अगर मैं उस पर तीर चलाऊं, तो क्या वो अपने मनुष्य रूप में बदल जाएगा? हाँ, अब समय आ गया है कि तुम उस पर तीर चलाओ। लेकिन बाबा, वो मुझे मिलेगी कहाँ? बेटा, वो तुम्हें वहीं मिलेगी जहां उसने तुम्हें सही रास्ता दिखाया था। मैं समझ गया बाबा। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अब तुम जाओ, देर मत करो। इतना कहकर राजकुमार वहां से उस लोमड़ी के पास आया। और बिना देर किए उस पर तीर चला दिया। और तीर चलते ही लोमड़ी एक दिव्य प्रकाश के साथ सुंदर राजकुमार में बदल गई। धन्यवाद मेरे भाई। आज वर्षों बाद मैं इस पशु योनि से मुक्त हुआ हूँ। तुमने मुझे मेरा जीवन वापस दे दिया। ओह, तो ये रहस्य था। मुझे खुशी है कि मैंने अनजाने में ही सही, पर तुम्हारी बात मान ली। तभी दोनों राजकुमार महल लौटते हैं।
राजकुमारी अपने भाई को पहचान लेती है। भैया, क्या ये सचमुच आप हैं? मैं तो हार मान चुकी थी कि आपको कभी देख पाऊंगी। सब इस बहादुर राजकुमार की वजह से मुमकिन हुआ है छोटी। इसने न केवल तुम्हें और सोने की वस्तुओं को पाया, बल्कि मेरा खोया हुआ मान भी लौटाया। उसी दिन से राजा अपने छोटे बेटे का बहुत सम्मान करने लगा और राजकुमारी के भाई को अपना बेटा मानने लगा और सब खुशी से रहने लगे।